हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 7th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन ये स्टार्ट कर लिया था। रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है जो आना चाहिए न्यूट्रिशन के बाद। न्यूट्रिशन में हमने जब फूड पार्टिकल्स ले लिए, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब उस ग्लूकोज को हम लोग एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेंगे, बट उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी करते हैं। इवन हमारे मसल सेल्स में भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में एक प्रोसीजर होता है। तो रेस्पिरेशन होने का प्रोसीजर क्या है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जिसके 3 पाथवेज थे। वो सब आप देख सकते हो पिछले वीडियो में, 6th वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। पिछले वीडियो में लास्ट में हमने ये देखा था कि प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करता है, या फिर एक्वेटिक एनिमल्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारी बात, कि हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, और उसके लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन हमारी बॉडी में कैसे तैयार हो चुकी है फॉर रेस्पिरेशन। सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। इफ यू कंपेयर इट विद लेट्स से एक्वेटिक एनिमल्स, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। एक्वेटिक एनिमल्स अपने माउथ से बहुत सारा पानी लेते हैं। एक्वेटिक है ना, वो पानी में है, बहुत सारा पानी लेते हैं और उसको अपने गिल से फोर्स आउट करते हैं। वहां से वो डिजॉल्व ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट उनको बहुत बार ब्रीदिंग करनी पड़ती है, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा है नहीं। बट हमारे पास बहुत ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है हमारे पास, तो हम लोगों को ज्यादा ब्रीदिंग करने की जरूरत नहीं है। सो टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, विच इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में कौन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है तो वो है लंग्स। बट उसके आगे और पीछे बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे नाक होना चाहिए, थ्रोट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। सो डिफरेंट ऑर्गन्स डू इट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट फॉर ह्यूमंस इट इज लंग्स। अब लंग्स में भी अगर हमको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना है ब्लड स्ट्रीम में, बिकॉज हमको तो सेल्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन भेजना है, तो हमको सेल तक ऑक्सीजन भेजने के लिए ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो वो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब होने के लिए हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा सरफेस एरिया, जिससे ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। द सरफेस हैज टू बी वेरी थिन ऑल्सो। जो सरफेस से हम लोग ऑक्सीजन हमारे शरीर में ले रहे हैं और ब्लड स्ट्रीम में जाना चाहिए, तो वो जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो बहुत थिन होना चाहिए और डेलिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव या बेटर डिफ्यूजन के लिए वो सिचुएशन तो बहुत नेसेसरी है। जो सरफेस है एक्सचेंज वाला, जिसकी हम बात करें लंग्स में, वो इनसाइड द बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो थिन है, वो डेलिकेट है। अगर वो आउटसाइड द बॉडी रहेगा तो फिर वो थिन और डेलिकेट चीज तो खराब हो जाएगी, और अगर वो स्ट्रांग रहेगी तो वहां से इफेक्टिव डिफ्यूजन भी नहीं हो पाएगा। सो दैट हैज टू बी थिन एंड डेलिकेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज टू बी इनसाइड आवर बॉडी। नाउ यू नो द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और पीछे भी हमारे रिब केज का। सो बेसिकली इट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड बिकॉज वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। To protect them, hence passages are necessary to facilitate movement of air in and out. So basically हमको lungs तक हवा पहुंचानी है तो कुछ passages लगेंगे। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट क्या होगा? बेसिकली वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रही है ब्लड स्ट्रीम के साथ, वो एक ऑर्गन चाहिए, और क्योंकि वो इनसाइड द बॉडी है, हमको कुछ पैसेजेस चाहिए जो वहां से हमारे लंग्स तक, जो डेलिकेट ऑर्गन है, वहां तक लेके जाए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज मेड अप ऑफ, ऑब्वियसली आपको कुछ चीजें पता है, जैसे एयर इज टेकन थ्रू द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल से हमने एयर लिया, वहां पर फाइन हेयर्स एंड म्यूकस होता है। तो आपको पता है फाइन हेयर्स एंड म्यूकस क्यों होता है? सो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है ना आपका नाक अंदर से, जब सर्दी हो जाती है तो वो और मॉइस्ट हो जाता है। फाइन हेयर्स होते हैं, वो बेसिकली धूल और मिट्टी को फिल्टर आउट करते हैं। वो नहीं जाना चाहिए लंग्स में, क्योंकि वो तो डेलिकेट है ना, तो वहां ना इन्फेक्शन होना चाहिए, ना कोई टफ चीजें वहां पर पहुंचनी चाहिए। वहां पर सिर्फ डेलिकेट चीजें जैसे कि हवा पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए फाइन हेयर्स है, म्यूकस है। म्यूकस भी ऐसे पार्टिकल्स को वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है, चिपक जाता है उसको पार्टिकल्स। तो जो अंदर हमारे जाता है वो बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही प्योर एयर हो सकती है, बिकॉज वहां डस्ट पार्टिकल्स हम फिल्टर आउट कर चुके हैं फॉर फिल्ट्रेशन। ये सब चीजें हमारे पास है। देन इट पासेस थ्रू द थ्रोट, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। तो थ्रोट
थ्रोट से पास होगा विंड पाइप से, और उसके बाद जो थ्रोट है बेसिकली इट इज लाइंड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है? ये कार्टिलेज ऐसा होता है ना, कार्टिलेज ये होता है। तो वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है, लाइंड है, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि वो कोलैप्स हो। तो वो कोलैप्स क्यों होगा और कब होगा वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। बट यहां से वो थ्रोट में जाएगा, थ्रोट में कार्टिलेजेस का रिंग्स लगा हुआ है जिससे वो स्ट्रांग रहे। इट इज अनलाइक द ईसोफेगस जिसको कोई लाइनिंग नहीं है, वो ऐसे फ्लेक्सिबल है, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखने वाले। देन उसके बाद में वो जाता है लंग्स में। लंग्स में जाने की जो कहानी है वो कहानी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। पूरी कहानी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि लंग्स में क्या है, सरफेस एरिया कैसे बढ़ने वाला है एंड ऑल दोस थिंग्स। बट उससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग यू व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड्स टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो हमने देखा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को 21% ऑक्सीजन मिल सकता है, बट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको पहले माउथ से पानी लेना पड़ता है, फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको गिल से फोर्स करना पड़ता है। ये काम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को करना पड़ता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को नहीं करना पड़ता। सो दिस इज अ बेटर और मोर एफिशिएंट वे। सो अगर आप देखो एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में बेसिकली सब कुछ पानी के अंदर ही थे ऑर्गेनिजम्स, फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन होने के बाद वो हवा में आए और हवा में से ऑक्सीजन ले पाए, विच इज मोर एफिशिएंट, राइट? बिकॉज जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको तो फिल्टर करना पड़ता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, विच इज अ मोर वर्क रिक्वायरिंग एफर्ट, सो इसीलिए वो इनएफिशिएंट वर्क है। देन next question is from the exercise which is question number 8, which is basically from the previous question जो मैं वहां पे करना भूल गया था तो यहाँ पे कर रहा हूँ। What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? Name some organisms that use anaerobic mode। तो हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो एरोबिक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनाएरोबिक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। जो एरोबिक होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो एनाएरोबिक होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसमें इथेनॉल और CO2 बाहर निकलता है। उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें 36 ATPs निकलते हैं, और जो एनारोबिक होता है उसमें 2 ATPs निकलते हैं। सो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, राइट? सो अभी इसको हटा देते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं कि लंग्स में क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन एयर एंटर्स आवर लंग्स। वहां तक तो हम पहुंच चुके थे। अब जैसे ही हवा लंग्स में पहुंचेगी, विद इन द लंग्स द पैसेज जो हमारा थ्रोट है वहां से जो पैसेज एक एक लंग में जाता है, वो पैसेज दैट डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच टर्मिनेट्स इनटू balloon like sacs, balloon like structures called alveoli। तो आपको तो डायग्राम में दिख ही रहा है balloon like structures। सो अगर मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूं उसको, तो ये देखो, ये जैसे कि एक हाईवे है, ये हाईवे से और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, और वो balloon like स्ट्रक्चर्स बना देता है। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको कहा है एल्वियोलाई। सिंगल सिंगल बलून्स जो हैं उसको बोलते हैं एल्वियोलस। सो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई विच प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो बेसिकली यही वो जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है वो देखते हैं एक बार। तो देखो, ये सपोज एक ब्लड वेसल है और यहां से ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो हमारा एल्वियोला है, मतलब एक बलून लाइक सैक जो है, उसको मैं यहां पर ऐसे ड्रॉ करता हूं। तो ये देखो, ये ऐसे आया और ये ऐसे, एक सिंगल बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर हमारी हवा आती है और यहीं से फिर हमारी हवा जाती भी है। तो जब हमने ऑक्सीजन लिया तो ये ऑक्सीजन जाएगा इसमें ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से जो CO2 आना है वो वापस इसमें आके एक्सेल कर देंगे, राइट। तो ये हो रहा है।
तो बेसिकली अभी आपको समझना है एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जहां पर हम लोग जब सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे पाइप्स में से करते हुए जब वो एल्वियोलस, एक एल्वियोलस तक पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा? पहुंचेगा ऑक्सीजन। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन चला जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स में। क्यों ब्लड वेसल्स में चला जाएगा? ब्लड वेसल्स कहां से आए? देखो, वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो यहां पर जो वॉल्स हैं, ये एल्वियोलाई के जो वॉल्स है, बहुत डेलिकेट वॉल्स जो है, वहां पर बाजू में ही ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज है। सो वो एल्वियोलाई के वॉल से O2 जो है वो डिफ्यूजन होके वहां पर ब्लड वेसल में चला जाता है। अब ये जो ब्लड वेसल है उसमें तो ब्लड फ्लो हो ही रहा है, तो वो जो ब्लड होगा वो ब्लड हमारे बॉडी के कोने कोने में जाएगा और उसमें जाएगा ऑक्सीजन। तो हमारे सेल को न्यूट्रिशन के साथ साथ, न्यूट्रिशन कहां से लिया हमने? न्यूट्रिशन कहां से लिया? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड में आ गए। लंग से हमने ले लिए ऑक्सीजन जो कि ब्लड में आ गया। अब ये दोनों चीजें हम लोग पहुंचाएंगे ना सेल तक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, वो तो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस में। बट ये जो एल्वियोलस है, इसका डेलिकेट सैक है, डेलिकेट वॉल है, वो कनेक्टेड है ब्लड वेसल से, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ऑक्सीजन आया और ब्लड वेसल्स में दे दिया। अब जो ब्लड वेसल्स वापस आएंगी, अब ब्लड वेसल्स में जब सेल से वो वापस आएंगे तब उनके पास में CO2 ज्यादा होगा, बिकॉज उन्होंने तो रॉ मटेरियल पहुंचा दिया। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे जैसे CO2 और अदर न्यूट्रिएंट्स, तो CO2 लेके आ गया, और जो CO2 भी इसमें से आया है वो CO2 इसमें से वापस ये एल्वियोलस को दे देगा, और ये एल्वियोलस इसको बाहर पहुंचा देगा करके चला जाएगा। राइट, अब ये सब प्रोसीजर तो छोटे छोटे लेवल पे हो गया, ये तो हमने लिख लिया। देखो, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स CO2 फ्रॉम सेल्स, CO2 फ्रॉम सेल्स जाता है, ब्लड में आता है, वो हमारे एल्वियोलस में से बाहर निकल जाता है, और O2 टू सेल्स ट्रांसपोर्ट करता है ये एल्वियोलस। तो हमने जो लिया वो O2 पहुंच जाएगा सेल तक वाया दिस ब्लड फ्रॉम द एयर थ्रू डिफ्यूजन अक्रॉस द डेलिकेट सेल्स। इसकी बात तो हमने कर ली। अब हम लोग इनहेलेशन करते कैसे? तो मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे हम लोग जो इनहेलेशन कर रहे हैं, छोटे लेवल पे तो क्या हो रहा है वो हम समझ गए, बट बड़े लेवल पे जो हमने लिया सांस, वो कैसे हुआ? तो हम क्या करते हैं, देखो, हम लोग अपने रिब्स को एक्सपांड करते हैं, रिब्स को एक्सपांड करते हैं जिससे चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाती है। उसके साथ साथ जो डायफ्राम है, तो बेसिकली ये जो मेरी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर वहां पर एक डायफ्राम है, डायफ्राम इज मसल्स। तो वो मसल को जब मैं फ्लैटन करता हूं, जब मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे लंग्स के नीचे जगह आ जाती है। अभी तो डायफ्राम जो है ना ऊपर है, अब जब मुझे सांस लेनी है तो मैं डायफ्राम को फ्लैटन कर दूंगा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा कॉन्शियसली, और लंग्स को एक्सपांड होने के लिए जगह मिल जाएगी। लंग्स जैसे ही एक्सपांड होंगे, रिब्स जैसे ही एक्सपांड होंगे, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, और वो बड़ी कैविटी में क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज एक्सपांशन हो गया, तो प्रेशर कम हो जाएगा और अपने आप सांस अंदर आएगी। आप सांस लेते नहीं हो, आप सिर्फ डायफ्राम को कंप्रेस करते हो, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जिससे वहां जगह बनती है, और फिर लंग्स में से लो प्रेशर से हवा अपने आप आपके सांस आ जाती है। So the procedure is this: while inhaling, we lift our ribs, we flatten our diaphragm, जिसकी वजह से results in expansion of chest cavity, expansion हो गया, lungs expand हो गए, lungs expand होने की वजह से pressure कम हो गया और अपने आप हवा अंदर आ जाती है। Yes, तो इस तरीके से हुआ, और जब अंदर हवा गई तो आपको पता ही चला कि छोटे छोटे सैक्स में चली गई और वहां पर वो एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है वो हमने देखा। उसके बाद द डिफ्यूजन प्रेशर, तो हमने देखा कि क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन कम होगा तो अपने आप ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा, और CO2 ब्लड वेसल्स में ज्यादा होगा तो अपने आप वो एल्वियोलस में चले जाएगा। बट ये जो बातें अपने आप हो रही है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, बट दैट्स नॉट इनफ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फॉर अ ह्यूज बॉडी। उसके लिए कुछ चीजें हमको, कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, और वो मटेरियल्स कौन से हैं? बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट जो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अटैच करता है, और वो अटैच करने के बाद वो सेल तक पहुंचाता है। बिकॉज क्या होता है यहाँ पे कि डिफ्यूजन से तो बहुत स्लोली ये ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। डिफ्यूजन से मतलब यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो डिफ्यूजन से तो बहुत स्लोली जाएगा। बट यहाँ अगर ब्लड में
एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, एक उत्सुक मॉलिक्यूल है, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन देखते ही उसको पकड़ लेता है। तो ये डिफ्यूजन से फास्ट होगा ना। देखो, अगर रूम में अगरबत्ती अपने आप डिफ्यूज हो रही है, अगरबत्ती का धुआं अपने आप डिफ्यूज हो रहा है, बट अगर आपने पंखा चला दिया तो फटाफट डिफ्यूज होगा, फटाफट फैलेगा। सो सिमिलरली यहां पर भी जो आराम से जाने वाला था वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, मॉलिक्यूल पिगमेंट, वो उसको एकदम से खींच लेता है और लेके जाता है ब्लड में। तो ये फास्ट प्रोसेस होता है और ये फास्ट प्रोसेस से ही ऑक्सीजन हमारे सेल तक जल्दी पहुंचता है। अदरवाइज हमको तो सालों लग जाते हैं सिर्फ डिफ्यूजन होता तो। सो हीमोग्लोबिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंच रहा है। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, सोचो। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो हो जाएगा, और अगर हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो गया तो हमारे में ताकत नहीं होगी, हम जल्दी थक जाएंगे। बिकॉज हमारे बॉडी को जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा तो वो ऑक्सीजन पकड़ने के लिए हीमोग्लोबिन तो कम है ना। तो हीमोग्लोबिन आपको पता है एक प्रॉपर रेंज होती है, जैसे 11 से लेके 15-16 तक एक रेंज होती है, वहां तक डिपेंडिंग ऑन द जेंडर, एज वगैरह वगैरह आपकी वो आइडियल रेंज होनी चाहिए। अगर आपकी 12 से या 11 से कम है हीमोग्लोबिन तो आप एनीमिक हो, एनीमिया बोलते हैं उसको, ठीक है, एनीमिया जो भी स्पेलिंग होगी, ये एनीमिया हो जाता है, तो जल्दी थकना हो जाता है एंड ऑल दीज थिंग्स। इसलिए आयरन की कमी, तो हीमोग्लोबिन में बेसिकली आयरन होता है, तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी और उससे आप जल्दी थकने लग जाओगे, एनीमिया हो जाएगा। तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, स्टफ लाइक दैट, राइट, ग्रेट। सो हमको ये समझ में आया कि बॉडी में हमने सांस लिया, वो छोटे छोटे पाइप से लेकर फाइनली एक बलून लाइक सैक्स में चला गया जिसको एल्वियोलस बोलते हैं। एल्वियोलस में डिफ्यूजन से और हीमोग्लोबिन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और वो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, डायफ्राम फ्लैटन होता है और रिब्स एक्सपांड होता है, जिससे कि चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और अपने आप सांस अंदर आ जाए। CO2 बेसिकली जब हमारे ब्लड स्ट्रीम से वापस एल्वियोलस में जाना चाहिए तो उसके लिए कोई हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, तो वो इजीली डिफ्यूजन से चला जाता है। तो हीमोग्लोबिन की जरूरत केवल ऑक्सीजन को ही है, राइट, ग्रेट। सो दैट एंड्स द टॉपिक हियर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसकी। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 विच आस्क्स हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये सब कहानी आप लिख सकते हो। इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू एल्वियोलाई, जिसमें हीमोग्लोबिन का भी रोल है। इट इज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, डिफ्यूजन से भी हो जाता है, राइट। सो अब ये सब ड्राइंग भी कर सकते हो, एल्वियोलाई भी दिखा सकते हो, ग्रेट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is how are the lungs designed in human beings to maximum the area of exchange of gases। तो देखो लंग्स ऐसे डिजाइंड है, छोटे छोटे हाईवे से लेकर छोटा रोड, छोटे रोड से लेकर और छोटा रोड, ऐसे करते करते सरफेस एरिया बढ़ता है। तो अगर आप सोचो एक ही अगर मेन रोड होगा तो वो कितनी जगह को कनेक्ट करेगा, बट एक रोड से अगर छोटे छोटे और छोटे छोटे और छोटे छोटे रोड्स निकलेंगे तो वो छोटे छोटे एरिया में कनेक्ट करेगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर से एक्सचेंज बढ़ता है, राइट, ओके, ग्रेट। लेट्स गो टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस विच इज 9 and 10 विच इज रिमेनिंग। हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये रहा, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, राइट, और इसको आप ये दिखा सकते हो डायग्राम, तो पता चल जाएगा, ग्रेट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। क्या होगा डेफिशिएंसी, अगर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट हुआ तो ऑक्सीजन इजीली या कम लेवल में ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे आपको एनीमिया हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बढ़ता है। एंड बाय द वे हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, क्योंकि रेस्पिरेशन सिस्टम यहां खत्म हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक पढ़ाई करते रहें।